मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि स्वनिधि योजना के तहत करीब 55,000 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस योजना के तहत युवा 10,000 तक का लोन लेकर स्वावलंबी बन सकते हैं। पहली किश्त का भुगतान करने के बाद 20,000 और उसके बाद 50,000 तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना में लोगों ने 3 श्रेणियां में बनाई गई हैं। तो सीएम की बड़ी बात हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां 10,000 तक का लोन लेकर स्वावलंबी बन सकते हैं युवा। बिना ऋण के इस लोन का लाभ उठा सकते हैं लाभार्थी। कोरोना काल में लोकल स्ट्रीट वेंडर्स ने सिस्टम किया मजबूत। सबसे पहले 10,000 तक का लोन ले सकते हैं लाभार्थी। किश्त भरने के बाद मिलेगा 20,000 का लोन। बाद में 50,000 तक का ले सकते हैं लोन। धीरे धीरे छोटे काम से बड़ा बनने के हजारों उदाहरण। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। मैंने खुद अपने बचपन में पढ़ाई के साथ सब्जी बेची। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लगाए जाएंगे मेले, यह कहना है सीएम की बड़ी बातें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अंत्योदय परिवारों को किया जाएगा सशक्त। परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय परिवारों को पहचान। छोटे उद्योगियों को योजना का लाभ। स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को दिया जाएगा लोन। लोन के रूप में 48 करोड़ रुपए वितरित। स्वनिधि योजना में लोन के लिए 3 श्रेणियां बनाई। आपको प्रधानमंत्री जी की ओर से स्वनिधि योजना के माध्यम से लाभ भी दिया गया है। मेरा आज सौभाग्य है कि ऐसे जो मैंने एक संकल्प किया है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए हमारी सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ऑफर दी गई कि 10,000 रुपया आप लोन ले सकते हैं और वो स्वनिधि के माध्यम से आपको इस लोन की ऑफर दी गई। हमारे यहां जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, ऐसे 55,000 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसमें से लगभग 36,000 लोगों को और ये ऋण मिल चुका है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये संख्या केवल 55,000 ही नहीं होगी, लाख से ऊपर भी संख्या ऐसी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजना उसी समय शुरू की थी कि हमारे जो छोटे ऐसे पूंजी वाले लोग जो अपना काम करने में कठिनाई उनको मिल रही है, पैदा हो रही है, उनकी सहायता कैसे की जाए। सभी बैंकों को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपया और एक लोन के रूप में आपको दिया गया। ऐसे 55,000 से ऊपर लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 35,000 के लोगों को ये ऋण जो है स्वीकृत हो चुका है। इसमें अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपया ये बांटा जा चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो इसका ब्याज होता है, भले ही वो कहने को 9% ब्याज है, लेकिन उसमें 7% ब्याज तो केंद्र देता है, 2% हम सरकार की ओर से उसमें डालते हैं। ऐसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि ब्याज की भी साथ में हमने बैंकों को अदा कर दी है। आपको कोई ब्याज नहीं देना है। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप में तभी संभव है कि हर परिवार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस नाते से ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको एक प्रकार से सहायता ये मिल रही है। आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि स्कूल में पढ़ करके जब निकला, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा सब्जी बेच के आया करो। मैं अपने खेतों से सब्जी लेता था, रोहतक की सब्जी मंडी बेच के आता था, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जाता था। तो काम कोई भी है,
कोई छोटा नहीं है। हमने एक और कार्यक्रम भी शुरू किया है, आपको मालूम होगा, परिवार पहचान पत्र। और ये परिवार पहचान पत्र पूरे हरियाणा के अंदर सब परिवारों का डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं। हरियाणा में 72 लाख परिवार हैं, 2,87,00,000 की हमारी जनता है। हमने आय के हिसाब से इनको बांटा है। पहला जो एक वर्ग जिसको हम गरीब वर्ग कह सकते हैं, उसकी 1 लाख रुपया साल की आमदन के परिवारों को हमने पहचाना। 7.5 लाख ऐसे परिवार हैं। जब हमने 1,80,000 किया तो ये 29 लाख परिवार है। ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते आगे व्यवसायी जो अच्छे व्यवसाय करने वाले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये बीपीएल की संख्या ये बहुत बड़ी संख्या है। आधी आबादी हमारी 1,80,000 से नीचे है। इसी में से एक योजना शुरू की, वो थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत भी जिनकी 1 लाख तक आय है, 7.5 लाख परिवारों को हम एक बार सबको बुलाएंगे। अभी तक लगभग 1.5 लाख लोगों को उसमें से बुलाया जा चुका है। हमारे बैंकों ने अभी तक इसमें 37,000 परिवारों को ऋण दे दिया है और ऐसे लगभग 42,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हो गई है, उनको आगे चल करके ये लोन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 2023 से ही नई परियोजनाओं के लिए अभी से तैयारी शुरू कर लें। उन्होंने कहा कि बजट 1 साल के लिए बनता है, इसलिए सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं का बारीकी से अध्ययन कर लें और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित भी करें ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के लिए रूपरेखा तय करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर उसे फिर से उपयोग में लाना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 2023 से नई योजनाओं के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि बजट 1 साल के लिए बनता है, इसलिए सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं का बारीकी से अध्ययन कर लें और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित भी किए ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के लिए रूपरेखा तय करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक भी की है। दिवस पर सभी जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर कर्मियों और उनके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा, आपदाओं के दौरान राष्ट्र की सेवा करने व देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सीआईएसएफ की बहादुरी और कर्तव्य की भावना को सलाम। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर कर्मियों और उनके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा, आपदाओं के द्वारा राष्ट्र की सेवा करने व देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु
सीआईएसएफ की बहादुरी और कर्तव्य को मेरा सलाम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां ओयो के मालिक के पिता की मौत हो गई। 20वीं मंजिल से गिरे रमेश अग्रवाल। गुरुग्राम के डीएलएफ में रहते थे रमेश अग्रवाल। पैर फिसलना बताया जा रहा मौत की वजह। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। तो ये बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां ओयो के मालिक के पिता की मौत का मामला सामने आया है। 20वीं मंजिल से गिरे रमेश अग्रवाल। गुरुग्राम के डीएलएफ में रहते थे रमेश अग्रवाल। पैर फिसलना बताया जा रहा मौत का कारण। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। तो ये बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां ओयो के मालिक रमेश के पिता की मौत हुई है। गुरुग्राम के डीएलएफ में रहते थे रमेश अग्रवाल। पैर फिसलना बताया जा रहा मौत का कारण। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां रणवीर सिंह गिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के हैं अध्यक्ष। ई टेंडरिंग को लेकर बोले रणवीर सिंह गिल, हमारी कोई सहमति नहीं बनी। ये कहना है रणवीर सिंह गिल का। 11 मार्च को नहीं करेंगे सीएम आवास का घेराव। सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम करते हैं रद्द। ये बड़ा बयान उनके तरफ से सामने आया है। 17 मार्च को करेंगे हरियाणा विधानसभा का घेराव। तो ये बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां रणवीर सिंह गिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के हैं अध्यक्ष। वहीं ई टेंडरिंग को लेकर बोले रणवीर सिंह गिल, हमारी कोई सहमति नहीं बनी। 11 मार्च को नहीं करेंगे सीएम आवास का घेराव। वहीं सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम करते हैं रद्द और 17 मार्च को करेंगे हरियाणा विधानसभा का घेराव। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहां रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो। हमारी किसी गुरुग्राम में लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और ऐसी ही गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 8 मार्च का है, जब 2 कार की आपस में मामूली सी टक्कर हो जाती है, जिसके बाद रोड पर घूमते इन दबंगों ने स्विफ्ट में सवार दिल्ली के रहने वाला अंकित आकाश और रोहतास पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक ने इसकी शिकायत गुरुग्राम के सेक्टर 65 थाना में दर्ज कराई। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसके संबंध में हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एसएचओ की टीम ने बेहतर काम करते हुए उसमें शामिल जो 4 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसमें जो शामिल एक गाड़ी जो दिखाई दे रही थी सीसीटीवी फुटेज में, करेटा गाड़ी, उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द बाकियों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। खबर गुरुग्राम से है, जहां 2 मार्च को गांव खेड़की दौला निवासी मोनू यादव नाम के व्यक्ति पर कुछ युवकों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस शिकायत में उसने कहा कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। खेड़की दौला गांव के ही रहने वाले नवीन उर्फ गुरु और मनोज उर्फ कटप्पा ने 21 फरवरी को टोल के पास धरना स्थल पर आकर उसके साथ गाली गलौज भी की थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में देकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। इसी रंजिश के चलते 2 मार्च को नवीन ने अपने 7 से 8 अन्य साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का गाड़ी से पीछा किया तथा गोली चलाकर उस पर जानलेवा हमला भी किया।
पीड़ित मोनू यादव ने अब मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उपरोक्त वारदात को अंजाम देने में शामिल आरोपी नवीन उर्फ गुरु, मनोज उर्फ कटप्पा, सुनील, कृष्ण, कमल उर्फ भूप, नवीन उर्फ डॉक्टर व सुखबीर उर्फ मिनिया को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से टीम को एक गाड़ी, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक कारतूस खोल और 4 डंडे बरामद भी हुए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट चुकी है। इस संबंध में हमने खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर द्वारा की गई और उसमें जो शामिल 6 आरोपियां थे उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी आई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां हरियाणा सचिवालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। 2 फरियादी महिलाओं ने की तोड़फोड़। गृह मंत्री से मुलाकात न होने पर जताया गुस्सा। फरियाद लेकर पहुंची थी महिलाएं, वहीं सचिवालय की 8वीं मंजिल पर की तोड़फोड़। दोनों महिलाओं को मौके पर किया गया गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ तोड़फोड़। गृह मंत्री से मुलाकात न होने पर थी गुस्सा। फरियाद लेकर पहुंची थी महिलाएं, वहीं सचिवालय की 8वीं मंजिल पर की तोड़फोड़। दोनों महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में आज से 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंच से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की और मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही ट्रैक पर पहुंचकर खिलाड़ियों की दौड़ शुरू भी कराई। आपको बता दें कि सांसद खेल महोत्सव के तहत 3 कैटेगरी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 3 अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री की खेलों के प्रति सोच के चलते आज पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में प्रदेश और देश का नाम रोशन हो सके। लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के और प्रेरणा से पूरे देश में हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह के सांसद खेल महोत्सव का आयोजन निरंतर जारी है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है कि हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में, कस्बों में, कॉलोनियों में रहने वाली ऐसी प्रतिभाओं को जिनको कभी अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का कोई मंच नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता, सांसद खेल महोत्सव के द्वारा उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलेगा। ये मंच उनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणा का प्रतीक है। वार्ड नंबर 13 के पार्षद मोहिर राठी की अगुवाई में एक बार फिर वार्ड वासी अपनी सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने पर नगर पार्षद के बाहर धरने पर बैठ गए। वार्ड 13 निवासियों का कहना है कि डीएमसी के आश्वासन के बाद भी उनके वार्ड में गली निर्माण का कार्य शुरू नहीं करवाया गया, जिस कारण लोगों को आज भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बीते 23 फरवरी को भी वार्ड 13 के निवासी इस्सर हेड़ी वाले रास्ते का निर्माण बंद होने से नाराज होकर वे धरने पर बैठ गए थे, जिस पर डीएसपी जगनिवास ने वार्ड निवासियों को आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर इस रास्ते का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन डीएसपी समेत नगर परिषद अधिकारियों के आश्वासन व दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तेरह में एक इस्सर हेड़ी वाला रास्ता है, वो मतलब वार्ड 13 की लाइफलाइन। वहां से बहुत से रोड ऐसे हैं मतलब जो तकरीबन 15 से ज्यादा गलियों को कनेक्ट करता है।
उस रोड को अचानक से बीजेपी के लोगों ने बंद करवा दिया। मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या सोच रही होगी, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि ये विकास विरोधी सोच है। विकास की तो ये सोच हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ठेकेदार का टेंडर कर दिया जाता है, ठेकेदार का टेंडर विदाउट टेक्निकल सैंक्शन नहीं किया जा सकता। टेक्निकल सैंक्शन उसमें थी और उसके बावजूद उस रोड को अचानक से बंद करा दिया। मेरी समझ से परे इन लोगों ने क्यों रोड बंद करा। तो पहले हमने धरना दिया था, उसमें हमने पहले ही बताया था कि भाई धरना खत्म नहीं हुआ है, धरना स्थगित किया गया है। हमने अधिकारियों का सम्मान किया, अधिकारियों की बात मानी। अधिकारियों ने हमें समय दिया 10 दिन का, 10 दिन में आपका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन 10 दिन गुजर गए, उसके ऊपर 2-3 दिन और चले गए क्योंकि त्यौहार था। वो भी हम चलो मानते हैं, त्यौहार है, नहीं हो पाया कार्य। लेकिन जो समय दिया गया था उसमें जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। और क्या समस्या है और क्या वादा था? देखिए, हमारे वार्ड 13 में एक रास्ता है, इसरेडी रास्ता, जिसमें 5 कॉलोनियां जुड़ती है। जो लाइफ लाइन है हमारे वार्ड की, वो रास्ता का निर्माण शुरू हुआ लेकिन बीच में रुकवा दिया गया और वो बिल्कुल तोड़ के और रास्ता अदम छोड़ दिया गया है। उसको दोबारा शुरू नहीं कराया गया, जिससे हमारे वार्ड के सभी लोगों को परेशानी हो रही है। जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सफलता का सफरनामा नामक पुस्तक का भी विमोचन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कर्ण नगरी करनाल में सभी का स्वागत किया और कहा कि हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। साथ ही कहा कि महिलाओं को हमने 50% आरक्षण भी दिया है। हरियाणा में महिलाएं हर कार्य में अव्वल आ रही हैं। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। साथ ही कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरी मां का हाथ है। पिताजी ने पढ़ने से तो मना कर दिया था, लेकिन मां ने मुझे पढ़ाया। विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। हरियाणा में 50% महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी पूरा अधिकार है। कितनी ही बातें आगे कर गए हैं। हरियाणा में हमने, जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अभी पंचायतों में, हमारी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया कि महिलाएं 50% जरूर चुनाव लड़ेंगी और जब लड़ेंगी तो जीत करके महिलाएं आएंगी। वो एक आए दूसरी आए, महिला की जगह महिला नहीं आना है। ये किसी भी प्रदेश में नहीं है कि 50% को सुनिश्चित कर दिया कि महिलाएं आएंगी आएंगी। तो एक बहुत बड़ा हमने इस प्रकार का ये बदल किया है। मैं आज इस अवसर पर महिलाओं के प्रति और उनका ये जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, इसके प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 का वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने के बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मां अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती है, शायद पिता या पुरुष कोई भी, स्नेह तो बराबर दोनों का होता है, लेकिन अंतर है। मां की भावना, मां का दिल, मां का मन, ये अपने बच्चों को कैसे सहेलती, कैसे आगे बढ़ाती है। तो मैं आज पुत्र होने के नाते अपनी माताओं का,
भाई होने के नाते अपनी अब सब बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं इस मातृ सम्मान दिवस के अवसर पर। हम जानते हैं कि महिलाएं बढ़ गई हैं।